हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने अष्टक हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित आख्यानों और संवादों की बात की गई। आज हम लोग ये देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता है, या जिसे हम लोग आर्य सभ्यता कहते हैं या आर्य संस्कृत कहते हैं, तो उस आर्य संस्कृत के जनक जो आर्य हैं वो कौन है, आर्य किसे कहा गया है और इनका मूल निवास स्थान कहाँ था। क्या ये इनका मूल निवास स्थान भारत ही रहा है या ये कहीं बाहर से भारत आए। तो इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उसकी बात आज हम लोग करेंगे। और साथ में ऋग्वैदिक काल का जो काल निर्धारण है उसको भी देखा जाएगा कि काल निर्धारण कैसे, किस आधार पे किया जाता है। आर्य जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ तो हम लोग जानते ही हैं, आर्य धातु से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सभ्य या श्रेष्ठ, या श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है सभ्य या श्रेष्ठ। आर्य कोई प्रजातिगत विशेषण नहीं है, इसे प्रजाति के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं। यह एक सभ्यता या संस्कृति, सभ्यता या एक विशेष सभ्यता या संस्कृति को मानने वाले या एक विशेष विचारधारा को मानने वाले लोगों को आर्य कहा गया। इसको भाषा के रूप में भी लिया जाता है। तो इनकी एक अपनी भाषा थी, इन्होंने एक समुन्नत संस्कृति या सभ्यता का विकास किया, तो इन लोगों को आर्य कहा गया। आर्य कोई प्रजातिगत विशेषण नहीं है, क्योंकि प्रजाति का निरूपण तब होगा जब शारीरिक बनावट में भिन्नता हो। तो आर्य जिनको कहा जाता है उन लोगों के शारीरिक बनावट में कोई भिन्नता नहीं है। प्रजातियों का निर्धारण नाक की लंबाई, माथे की चौड़ाई, सिर के आकार आदि के आधारों पर, रंग के आधारों पर किया जाता है। तो ऐसा कुछ इनके संदर्भ में नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए ये माना जाता है कि एक विशेष सभ्यता या संस्कृति को मानने वाले या एक विशेष प्रकार की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों का समूह आर्य कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि आर्य सभ्यता भारत में वैदिक सभ्यता है, इसे आर्य सभ्यता कहिए, वैदिक सभ्यता कहिए। तो ये आर्य जिन लोगों ने इस वैदिक सभ्यता का निर्माण किया वो कहाँ के हैं, यानी इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, मूल निवास स्थान कहाँ है। तो इस संदर्भ में जो अवधारणाएं हैं उसको दो वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं। एक को भारतीय या देशी अवधारणा कह सकते हैं, भारतीय या देशी अवधारणा। दूसरी को विदेशी अवधारणा कह सकते हैं, विदेशी अवधारणा। अब इस विदेशी अवधारणा में भी कई शाखाएं हैं। एक विद्वानों की एक शाखा मानती है कि यूरोप इनका मूल निवास स्थान था, एक शाखा मानती है कि दक्षिणी रूस इनका मूल निवास स्थान था, एक शाखा मानती है कि मध्य एशिया इनका मूल निवास स्थान था। ठीक, अब इनके पीछे जो विद्वानों द्वारा तर्क दिए गए हैं उनकी भी बात हम लोग करेंगे। अक्सर पूछा जाता है कि जैसे उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान किसने कहा है, या कश्मीर को आर्यों का मूल निवास स्थान किसने कहा, या ब्रह्मर्षि देश को आर्यों का मूल निवास स्थान किसने कहा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखकर इस पूरे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले भारत की बात हम लोग कर लें। भारत आर्यों का मूल निवास स्थान था, भारत में कहाँ था। तो इस संदर्भ में जिन विद्वानों का उल्लेख किया जाता है उसमें सबसे पहले तो सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद। इन लोगों का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश था। ब्रह्मर्षि देश आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मानना है डॉक्टर गंगानाथ झा
का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश था। वैसे ही मध्य देश आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मानना है डॉक्टर राजवल्ली पांडे का। डॉक्टर राजवल्ली पांडे, ठीक। फिर कश्मीर या हिमालय प्रदेश, कश्मीर या हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मानना है एल.डी. कल्ला का। डॉक्टर एल.डी. कल्ला, एल.डी. कल्ला का मानना है कि कश्मीर या हिमालय क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान था। वैसे ही मुल्तान में देविका नदी तट, मुल्तान में देविका नदी तट, देविका नदी तट आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मानना है डी.एस. त्रिदेव का। तो त्रिदेव का मानना है कि मुल्तान में देविका नदी तट आर्यों का मूल निवास स्थान था। सतसंध प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मानते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद। ब्रह्मर्षि देश आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मानना है डॉक्टर गंगानाथ झा का। मध्य देश आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मानना है डॉक्टर राजवल्ली पांडे का। कश्मीर या हिमालय क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मानना है डॉक्टर एल.डी. कल्ला का। और मुल्तान का देविका नदी तट आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मानना है डी.एस. त्रिदेव का, ठीक। अब ये ब्रह्मर्षि देश क्या है और मध्य देश क्या है? मनु स्मृति में मनु ने जो भौगोलिक वर्गीकरण किया है उसमें ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त की बात की गई है। ब्रह्मावर्त सरस्वती नदी और दृश्यवती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। उससे आगे गंगा और यमुना तट तक के भाग को, यानी सरस्वती से गंगा तक के भाग को ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। फिर मध्य देश हिमालय से लेकर विंध्य तक और सरस्वती से लेकर प्रयाग तक के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है। आज जब इसमें पूर्वी भारत, पूर्वी क्षेत्र जुड़ गया, यानी जो पूरा उत्तर भारत, उसे आर्यावर्त कहा गया, यानी हिमालय से लेकर विंध्य तक और पश्चिमी समुद्र तट से लेकर पूर्वी समुद्र तट तक के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। तो इनको भी ध्यान रखें क्योंकि ये भी अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो ब्रह्मर्षि देश यानी सरस्वती नदी से लेकर गंगा तट तक का क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश है और इसी में आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा डॉक्टर गंगानाथ झा का कहना है। मध्य देश जैसा कि कहा गया कि हिमालय से लेकर विंध्य तक और सरस्वती से लेकर प्रयाग तक के क्षेत्र में, तो ऐसा मानना है डॉक्टर राजवल्ली पांडे का। अब भारत के संदर्भ में जो सबसे सटीक तर्क दिया जाता है, सबसे सबल तर्क जो दिया जाता है, वो उसका आधार है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सतसंध प्रदेश को देव निर्मित योनि कहा गया है। देवकृत योनि या देव निर्मित योनि सतसंध प्रदेश को कहा गया, यानी देवताओं द्वारा निर्मित यह क्षेत्र था, ऐसा आर्य अपने ऋग्वेद में कहते हैं। ऋग्वेद में जो भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताएं मिलती हैं, जिन पशुओं का उल्लेख हुआ है, जिन पशुओं का जिक्र है उसमें, जिन फसलों का जिक्र है, उसके आधार पर इन विद्वानों ने इन क्षेत्रों को निर्धारित किया है कि यहाँ आर्यों का मूल निवास स्थान था। अब एक क्षेत्र, एक भारतीय विद्वान और हैं, उत्तरी ध्रुव। तिलक, बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। तिलक ने 1908 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, द आर्कटिक होम इन द वेदाज नाम से उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई और उसमें उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया। तिलक का मानना है कि ऋग्वेद में दीर्घकालीन उषा का उल्लेख हुआ है। दीर्घकालीन उषा उत्तरी ध्रुव पर ही, ध्रुवीय क्षेत्रों में ही मिल सकता है, यानी लंबे समय तक दिन और लंबे समय तक रात की बात।
उन्होंने कहा कि महाभारत में भी सुमेरु पर्वत का उल्लेख है, जहाँ 6 महीने का रात होता था, 6 महीने का दिन होता था। वहाँ देवता निवास करते थे, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और औषधियां वहाँ मिलती थी। तो इसी संदर्भ में आर्यों ने ऋग्वेद में दीर्घकालीन उषा का उल्लेख किया है। जब वहाँ पहले वहाँ रहने लायक स्थान था, जब वहाँ हिमपात होने लगा तो आर्य वहाँ से दक्षिण की तरफ आए और भारत आ गए। तो ऐसा तिलक का मानना है कि उत्तरी ध्रुव राज्यों आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो इस संदर्भ में एक तर्क ये दिया जाता है कि अगर आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था तो उसका वो स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद में करते, क्योंकि आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद ही है। और भारोपीय भाषा के 2 प्राचीनतम ग्रंथ हैं, एक ऋग्वेद और दूसरा ईरान का जंद आवेस्ता। तो ऋग्वेद में उत्तरी ध्रुव का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। साथ ही वो जिस मार्ग से भारत आए, तो हो सकता हो कि वो उत्तरी ध्रुव का उल्लेख न करें, लेकिन जिस मार्ग से भारत आए 2-4-10 दिन में तो आए नहीं, हजारों वर्ष लगे होंगे आने में। तो उसमें से जो रास्ते में भी जो स्थान पड़े उनका भी आर्यों ने कोई उल्लेख नहीं किया है। वो सिर्फ सत्संग प्रदेश को देवनिर्मित योनि कहते हैं, तो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो उत्तरी ध्रुव की वो प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, इस आधार पे इस मत को खारिज किया जाता है। अब हम लोग यूरोप की बात करें कि यूरोप आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसे मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं और यह अवधारणा क्यों विकसित की गई। दरअसल भारत पर ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश लोग इस अवधारणा पे बल दिए कि भारत में जो आर्य संस्कृति डेवलप हुई वो बाहरी लोगों द्वारा डेवलप की गई और यहाँ की जो मूल जातियाँ थीं उनको वो लोग पराजित किए, यानी ये आक्रमणकारी थे आर्य। तो इस बात से वो अपने आक्रमणकारी स्वभाव को या भारत पे अधिकार करने की नीयत को एक तरह से समर्थन दिलाना चाहते थे पूर्व के ऐतिहासिक युग से, कि पहले भी भारत पर आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके यहाँ एक नई सभ्यता और नई संस्कृति का निर्माण किया है, वैसे ही ब्रिटिश लोग भी इस असभ्य क्षेत्र को सभ्य बनाने के लिए यहाँ पर शासन करना चाह रहे हैं या शासन स्थापित किया है। तो यह बात उन लोगों के पक्ष में जा रही थी, इसलिए यूरोप की अवधारणा को बल दिया गया ब्रिटिश लेखकों द्वारा। सबसे पहले हंगरी की बात की जाए। हंगरी आर्यों का मूल निवास स्थान है, ऐसा गाइल्स का कहना है। गाइल्स का मानना है कि हंगरी आर्यों का मूल निवास स्थान है। और यूरोप के संदर्भ में जितने मत दिए जा रहे हैं उस संदर्भ में एक बात भारोपीय भाषा वर्ग की जाती है। भारोपीय भाषा वर्ग या परिवार की जाती है। ये एक बड़ा तर्क उन लोगों का है कि भारोपीय भाषा परिवार। दरअसल भाषाविदों ने विश्व की विभिन्न भाषाओं को लगभग 18 भाषा परिवारों में विभाजित किया है। तो एक भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उनमें कुछ साम्यता देखने को मिलती है, और इन विश्व के सभी भाषा परिवारों में सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार है। भारत और यूरोप की भाषाओं का ये परिवार है, इसलिए इसका नाम भारोपीय भाषा परिवार, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार कहा जाता है, जिसमें संस्कृत है, हिंदी है, पंजाबी है, उड़िया है, साथ में लैटिन है, ग्रीक है, इसी प्रकार अंग्रेजी है, जर्मन है। तो ये सारी भाषाएं एक ही परिवार की हैं। तो भारोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो एक ही परिवार की हैं। इनमें प्रमुख भाषाएं कौन है? संस्कृत है, हिंदी है, भारत की अन्य भाषाएं भी हैं, लैटिन है, ग्रीक है, जर्मन है, अंग्रेजी है। तो ये सारी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार की हैं। अब इनमें साम्यता क्या है? इनमें शब्दगत साम्यता है, व्याकरणिक साम्यता है, ध्वनिगत साम्यताएं देखने को मिलती है भाषा परिवार की भाषाओं में। तो यहाँ भी शब्दगत जो साम्यताएं हैं
जैसे माता के लिए संस्कृत में मातृ शब्द है, वैसे ही लैटिन में मैटर, ग्रीक में भी मैटर, जर्मन में मुटर और अंग्रेजी में मदर। इसी में फारसी भी है, फारसी भी इसी भाषा परिवार में है। वैसे ही पिता के लिए पितृ शब्द संस्कृत में है, लैटिन में पीटर, ग्रीक में पीटर, अंग्रेजी में फादर। वैसे ही भाई के लिए भातृ, फारसी में बिरादर, अंग्रेजी में ब्रदर। तो इस तरह से शब्दगत साम्यताएं इन भाषाओं में देखने को मिलती है। व्याकरणिक साम्यताएं भी मिलती हैं, जो क्रिया का स्थान है वाक्य में, वाक्य की जो रचना है, प्रत्ययों के जुड़ने का जो क्रम है, वो इन भाषाओं में कुछ साम्यता रखता है। हालांकि इसमें से अधिकांश भाषाएं कुछ नए भाषाओं से कुछ शब्द लें, कुछ नए भाषाओं के प्रत्ययों आदि को अपनाया, तो थोड़ा सा परिवर्तन प्रत्येक भाषा में हुआ है और यह भाषा की प्रगतिशीलता को उल्लेखित करता है। कोई वह किसी भाषा में अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, वो भाषा अगर सरल बनाई जा रही है, तो वो उस भाषा की प्रगतिशीलता है। अगर उसमें शब्दों का भंडार बड़ा है, वो अन्य भाषाओं से शब्द ले रही है, तो वो उस भाषा की प्रगतिशीलता माना जाता है। लेकिन फिर भी इन भाषाओं में कुछ मूल समानताएं हैं, जिस आधार पर इन्हें एक ही परिवार में रखा जाता है। तो जो यूरोप और रूस के संदर्भ में जो विचार है, जो तर्क है, वो मुख्य रूप से ये भाषा परिवार का तर्क है। ठीक। तो हंगरी मूल निवास स्थान था, आर्यों का ऐसा मानना है। गाइल्स का मानना है कि हंगरी आर्यों का मूल निवास स्थान था। वो कहते हैं कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जैसा कि भारोपीय भाषा का जो ग्रंथ है, और भारोपीय भाषा परिवार के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद और जंदवस्ता है। भारोपीय भाषा का इससे प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं मिला है। तो इस भाषा परिवार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद और जंदवस्ता है ईरान का। तो वो कहते हैं कि इसमें जिस तरह की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है, वो भौगोलिक स्थिति यहाँ डेन्यूब घाटी में देखने को मिलती है। डेन्यूब घाटी में उसी तरह की भौगोलिक स्थिति देखने को मिलती है। गेहूं और जौ की फसलें मिलती हैं, घोड़ा, कुत्ता आदि पशु मिलते हैं। लेकिन जिस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति आज है, वो पहले भी 10,000 वर्ष पहले भी उसी प्रकार की भौगोलिक स्थिति उस क्षेत्र की रही हो, यह स्पष्टतया नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात कि भाषा के आधार पर जिन विशेषताओं को बताया जा रहा है, उस प्रकार की विशेषताएं भौगोलिक और वनस्पति संबंधी या फसलों संबंधी या पशुओं संबंधी विशेषताएं अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती हैं। तो क्या उनको भी माना जाना चाहिए? उसी जिस प्रकार से यहाँ आर्यों का मूल निवास स्थान डेन्यूब घाटी को माना जा रहा है, वैसे ही उन स्थानों पर भी जहाँ इस प्रकार के पशु, फसलें और जो भौगोलिक स्थितियाँ मिलती हैं, तो उसको भी माना जाना चाहिए। तो इस आधार पर यह मत खारिज किया जा सकता है। जर्मनी, पेनका और हर्ट का मानना है कि जर्मनी आर्यों का मूल निवास स्थान था। इस संदर्भ में कहा जाता है कि जर्मनी के लोगों को भूरे बाल वाला कहा जाता है। भूरे बाल, यहाँ के कुछ राजाओं की भी संज्ञा भूरे बाल वाला दी गई है। तो भूरे बाल इनकी एक विशेषता है। तो ये शारीरिक कुछ विशेषताएं बताते हैं आर्यों की। यहाँ से मध्य जर्मनी से कुछ पुरातात्विक वस्तुएं भी मिली हैं। मध्य जर्मनी और बाल्टिक सागर से कुछ पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, कुछ पूरा वस्तुएं मिली हैं, जो कि मृद भांड वगैरह मिले हैं। तो कहते हैं कि दरअसल भारोपीय भाषा परिवार, जर्मन में भारोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, उसी को ये बोलते हैं। यहाँ से बहुत पुरानी वस्तुएं मिली हैं, यानी सबसे पुराना स्थल यही रहा होगा आर्यों का, और भूरे बाल भी उनके हैं। लेकिन इसका खंडन इस आधार पर किया जाता है कि इस तरह की वस्तुएं तो अन्य जगह से भी मिली हैं, दक्षिणी रूस से भी मिली हैं।
दूसरी बात कि भूरे बाल वाला जो विशेषता बताई जा रही है, इस प्रकार की एक विशेषता कौटिल्य ने भी बताया है कि जो भारत के ब्राह्मण हैं उसे भूरे बालों वाला कहते हैं। तो अगर भूरे बाल के आधार पर यहाँ आर्यों का मूल निवास स्थान माना जा रहा है, तो उसी आधार पर भारत को क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि कौटिल्य इसका उल्लेख करते हैं, भारत के ब्राह्मणों को भूरे बालों वाला कहते हैं। ठीक। अगला यूरोप के संदर्भ में जो बात की जाती है कि अब इसमें हार्ट कहते हैं कि स्कैंडिनेविया आर्यों का मूल निवास स्थान है। वो कहते हैं कुछ शारीरिक विशेषताएं हैं यहाँ के स्कैंडिनेविया के लोगों की, और दूसरी बात कि ये ऐसा क्षेत्र है जिस पर किसी दूसरे देश का आधिपत्य या दूसरे जाति का आधिपत्य यहाँ नहीं रहा है, किसी दूसरे का अधिकार यहाँ नहीं रहा है। यहाँ के लोग मूल रूप से वही हैं जो पहले थे, यानी यही लोग प्रारंभिक लोग थे। इस भारतीय भाषा के प्रारंभिक लोग स्कैंडिनेविया के हैं। इसी प्रकार से लिथुनिया या लिथुनिया को आर्यों का मूल निवास स्थान इसी आधार पर कहा गया है कि लिथुनिया की जो भाषा है भारतीय भाषा परिवार का भी है। इसकी भाषा बहुत ही अपरिष्कृत है, यानी उस भाषा में बदलाव नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि उस भाषा में बदलाव नहीं हुआ, यानी मूल भाषा वही है, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। इस भारतीय भाषा परिवार की उत्पत्ति वहीं से हुई, क्योंकि इसमें बहुत ही अपरिष्कृत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो किसी भाषा का परिवर्तन न होना उसकी अप्रगतिशीलता को दिखाता है, न कि उसकी प्राचीनता को दिखाता है, वहाँ के लोगों की अप्रगतिशीलता को दिखाता है। तो ये दोनों मत इस आधार पर खारिज किए जा सकते हैं। दक्षिणी रूस आर्यों का मूल निवास स्थान है, ऐसा नेहरिंग का मानना है। त्रिपोलिये यूक्रेन को वो आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। त्रिपोलिये यूक्रेन में है, यानी दक्षिणी रूस आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मानना है नेहरिंग का मानना है कि दक्षिणी रूस आर्यों का मूल निवास स्थान था। यहाँ से कुछ पूरा वस्तुएं 30,000 वर्ष पुरानी कुछ पूरा वस्तुएं मिली हैं, कुछ मृद भांड मिले हैं। तो यहाँ से भी कुछ पूरा वस्तुएं मिली हैं, और ये वस्तुएं बहुत पुरानी हैं, लगभग 3,000 वर्ष पूर्व की। तो इस आधार पर कहते हैं कि यही मूल लोग हैं जहाँ से इस भारतीय भाषा परिवार की शुरुआत हुई। ठीक। तो त्रिपोलिये या यूक्रेन या दक्षिणी रूस आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा नेहरिंग का कहना है। अब आगे जो बातें की जाएंगी जो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा तार्किक लगती हैं, वो मध्य एशिया के संदर्भ में। मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान था। मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा मानने वाले विद्वानों में रोड्स हैं। रोड्स, इनका मानना है कि बैक्ट्रिया आर्यों का मूल निवास स्थान था। बैक्ट्रिया आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा रोड्स का मानना है। मैक्स मुलर का मानना है कि मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान था। मेयर का मानना है कि पामीर का पठार, पामीर क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसी प्रकार प्रोफेसर शेयस का मानना है कि कैस्पियन सागर के दक्षिण कैस्पियन सागर के निकट वाला क्षेत्र आर्यों का मूल निवास स्थान था। ऐसा ही ब्रैंडस्टेन का मानना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूराल पर्वत के दक्षिण किर्गिज का स्टेप क्षेत्र था। किर्गिज का स्टेप क्षेत्र था, स्टेप घास के जो मैदान है वो थे।
स्टेप क्षेत्र था। किर्गिज यूराल पर्वत के दक्षिण जो किर्गिज का स्टेप क्षेत्र है वो आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऐसा ब्रेंटस्टीन का मानना है। अब मध्य एशिया के संदर्भ में जो तर्क दिए गए हैं उसमें 2-3 पुरातात्विक साक्ष्य है। एक तो बोगजकोई का जो अभिलेख मिला 1400 ईसा पूर्व का बोगजकोई, जो कि आज तुर्की में है, तो वहां से एक अभिलेख मिला है जिसमें ऋग्वैदिक कालीन 4 देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नास्त, यानी अश्विन कुमारों का। तो ऋग्वेद में जिन देवताओं का उल्लेख है उनमें से 4 देवताओं का उल्लेख इस बोगजकोई अभिलेख में है। और यही बोगजकोई से ही मितानी लेखकों का एक लेख भी मिला है जिसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है संख्या के रूप में, जो कि संस्कृत में संख्याओं के लिए जो शब्द है उनसे साम्यता रखते हैं, जैसे 1, 13, 5, 7। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उस मितानी लेखक ने भी किया है। तीसरा, मिस्र के एल अरमना से कुछ मिट्टी के लेख मिले हैं और उस मिट्टी के लेख पर जिन शासकों का उल्लेख है, जिन शासकों के नामों का उल्लेख है, वो नाम उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं, जैसे अर्थमन्य, अर्जवीय, इस प्रकार के नामों का उल्लेख उस अरमना लेख से मिलता है। तो ये 3-4 पुरातात्विक साक्ष्य मध्य एशिया के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाते हैं। मध्य एशिया के संदर्भ में जो पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें बोगजकोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है, 1400 ईसा पूर्व का है। मध्य एशिया का अभिलेख है, तुर्की में है। यहीं से मितानी लेखक का एक लेख जिसमें कुछ संख्याओं का उल्लेख है जो कि संस्कृत में संख्याओं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनसे मिलते जुलते हैं। मिस्र के एल अरमना से प्राप्त मिट्टी का लेख जिसमें कुछ राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम उसी प्रकार से हैं जैसे अर्थमन्य ऋग्वेद में जैसे नाम है, अर्जवीय। तो ये कुछ तर्क दिए जाते हैं मध्य एशिया के संदर्भ में। तो मध्य एशिया के जो कुछ ये जो तर्क है ये कुछ ठीक ठाक तर्क हैं और मध्य एशिया से कालांतर में भी विभिन्न जातियों का प्रवासन विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। लेकिन भारत को हम क्यों खारिज करते हैं, इसकी बात भी होनी चाहिए। भारत को खारिज करते समय कि भारत आर्यों का मूल निवास स्थान था, इस विषय को न मानने के संदर्भ में जो तर्क दिए जाते हैं उसमें एक तर्क ये दिया जाता है कि बलूचिस्तान में ब्रह्मोई भाषी लोग मिलते हैं जो कि द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है, लेकिन वो सिर्फ बलूचिस्तान में देखने को मिलती है, उत्तर भारत में अन्य कहीं भी वो नहीं मिलती। उस ब्रह्मोई भाषा को लेकर लोगों का मानना है कि द्रविड़ परिवार या द्रविड़ भाषा परिवार के लोगों का ही आधिपत्य उत्तर में भी था। अगर उत्तर में आधिपत्य था तो भाषा अन्य क्षेत्रों में भी, उत्तर के अन्य क्षेत्रों में भी मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलती है, तो इसको आसानी से खारिज किया जा सकता है। दूसरा ये कि अगर आर्य भारत के ही थे तो सबसे पहले भारत का आर्यीकरण करना था, यानी अब अपनी सभ्यता का विस्तार पूरी तरह से भारत में करना था। वो अन्य क्षेत्रों में तब जाएंगे जब पूरे भारत में भारत का आर्यीकरण कर लेंगे। दक्षिण भारत पूरी तरह से द्रविड़ भाषा परिवार में है, उसका आर्यीकरण नहीं हो पाया। लेकिन इस संदर्भ में ये तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि आर्य प्रारंभिक अवस्था में वो अपनी एक नई सभ्यता का विकास कर रहे थे, एक नई विचारधारा उनकी थी, वो ऋग्वैदिक काल तक उस विचारधारा को गंगा तट तक लाते हैं
उत्तर वैदिक काल तक आते आते हम लोग देखते हैं कि वैदर्भ की वो बात करने लगते हैं, नर्मदा नदी की बात करने लगते हैं, गंडक की बात करने लगते हैं, यानी वो अपना विस्तार आगे करते हैं, वो धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहे हैं। इसी प्रकार जो द्रविड़ परिवार के लोग हैं वो लोग भी धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ आर्य भी अपने पड़ोसी जनों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। एक जन जो शक्तिशाली है अपने पड़ोसी कमजोर जन पर आधिपत्य स्थापित कर रहा है। तो यह सिलसिला आर्य और दक्षिण के संदर्भ में भी देखने को मिलेगा। वहां अगर दोनों की शक्तियां बढ़ रही हैं तो आवश्यक नहीं कि आर्य ही केवल शक्तिशाली हो रहे हैं, द्रविड़ भी अपने शक्तिशाली हो रहे हैं, उनकी भी सभ्यता अपनी विकसित हो रही है। और साथ में भाषा का जो प्रश्न है या अन्य जो उनकी अपनी शारीरिक विशेषताएं हैं तो वो उस पर भौगोलिक स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए वो मत भी खारिज हो जाएगा। तीसरा कि बाघ और हाथी से आर्य परिचित नहीं है, ऋग्वेद में उसका उल्लेख नहीं है, निश्चित रूप से ऋग्वेद में उसका उल्लेख नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भारत के हैं ही नहीं। भारत के जिन क्षेत्रों में बाघ और हाथी मिलते थे वहां तक अभी ऋग्वैदिक काल में उनका विस्तार ही नहीं हो पाया, तो उनका वो उल्लेख कैसे करें। तो इन आधारों पे भारत आर्यों का मूल निवास स्थान न मानने वालों के तर्कों को खारिज किया जा सकता है। और जो नवीनतम शोध है जिसमें ये माना जाता है कि भारत में दो प्रजातियां पहले से रही हैं, एक तो जो द्रविड़ परिवार के लोग हैं जिसके प्रतिनिधि जो माने जाते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों को, उनको पराजित करके आर्यों ने अपनी सभ्यता का यहाँ विस्तार किया। तो जो जीनोमिक समानता देखी गई वो कोई असमानता इन दोनों में नहीं, दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय लोगों में नहीं मिलती है, यानी ये दो प्रकार के लोग नहीं हैं, ये स्थापित हो चुका है। अन्य जो पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है, जैसे भू पुरातात्विक साक्ष्य जो है सरस्वती नदी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि 2000 ईसा पूर्व में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, यानी जो आर्य काल 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है उसको और पीछे ले जाना पड़ेगा। और 2000 ईसा पूर्व जब हम लोग वैदिक सभ्यता को ले जाएंगे तो इससे भी सिंधु सभ्यता भी है, तो इन दोनों लोगों को एक साथ लाना होगा, यानी ये दोनों लोग एक साथ रह रहे थे, ये दो भिन्न भिन्न अपनी इनकी विचारधाराएं थी, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का विकास कर रहे थे। तो इस तरह से भारत के संदर्भ में जो मत है वो नवीन शोधों से और सबल हो रहा है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है यह मानने का कि भारत आर्यों का आदि देश नहीं रहा है। ठीक, अब हम लोग ये देखें कि जो ऋग्वैदिक काल है वो अभी तक जो इतिहास में माना जाता है, अभी जो नवीनतम शोध है उसके आधार पर अभी हम लोग कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं देंगे जब तक इतिहास के मान्य विद्वानों द्वारा उस तरह के निष्कर्ष अपने पुस्तकों में अपने शोधों में उल्लिखित नहीं कर दिया जाता। जो कालक्रम है ऋग्वैदिक काल का, कालक्रम किसका, ऋग्वैदिक काल या पूर्ववैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल का जो कालक्रम है जिसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व मान लिया गया है, इसमें कोई अभी तक कोई संदेह नहीं है। अब इसको किस आधार पर माना गया, 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख है, 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख है, और इस बोगज कोई अभिलेख में जो कि मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, इस बोगज कोई अभिलेख में ऋग्वेद में उल्लिखित देवताओं में से 4 देवताओं का उल्लेख इसमें भी है, इंद्र, मित्र, वरुण और अश्विन कुमार या नास्त का। ये बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में नहीं है, या निम्न में से किस देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में है। तो ये 4 देवता है, इंद्र, मित्र, वरुण, अश्विन या नास्त।
तो यह लेख भोगोजकोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। और भारतीय भाषा परिवार की जो दो प्राचीनतम ग्रंथ हैं वो है ऋग्वेद और दूसरा है जंद अवेस्ता, ईरान का जंद अवेस्ता। ठीक, इस जंद अवेस्ता में जिस महानायक का उल्लेख है अहुर मजदा का, उसके संदर्भ में डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि चूंकि सर्वसंध प्रदेश ही आर्यों का मूल निवास स्थान रहा है, कालांतर में चल के इन आर्य परिवार की दो शाखाएं हो गई। एक ऋग्वैदिक देवताओं को मानने लगे, दूसरे असुरों के समर्थक बन गए। वही असुरों के समर्थन वाली जो शाखा थी वो ईरान चली गई और उनका ग्रंथ जंद अवस्था है और उनके महानायक हैं अहुर मजदा। तो जंद अवस्था और ऋग्वेद भारतीय भाषा परिवार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों की जो भाषा है वह इसमें उल्लिखित भाषा से अधिक परिष्कृत है। भोगोजकोई अभिलेख में जिस भाषा का उल्लेख हुआ है उससे अधिक परिष्कृत भाषा इन ग्रंथों की है, यानी ये ग्रंथ इसके बाद लिखे गए। तो ये कहा जाता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो परिष्करण का काल है वो लगभग 400 साल रहा होगा, यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास इन ग्रंथों की रचना हुई होगी। एक तर्क ये है। दूसरा, हखामनी। हखामनी अभिलेख जो ईरानी शासकों के हैं 600 ईसा पूर्व के, उनकी जो भाषा है वो इनसे अधिक परिष्कृत है। इन अभिलेखों की 600 ईसा पूर्व के अभिलेख है, इनकी भाषा इन ग्रंथों से अधिक परिष्कृत है। तो इस परिष्करण में भी लगभग 400 वर्ष लगे होंगे, यानी इससे ये 400 वर्ष पहले के ग्रंथ है। ठीक, और चूंकि ग्रंथों की रचना कब होगी? शांति काल में होगी। आर्य विभिन्न विचारधाराओं के लोगों से संघर्ष कर रहे थे, अपने को स्थापित कर रहे थे, अपनी सभ्यता या संस्कृति को स्थापित कर रहे थे। अपने को क्या स्थापित कर रहे थे? अपनी सभ्यता और संस्कृति को स्थापित कर रहे थे। तो उसमें उनको लगभग 500 वर्ष लगे होंगे। तो 1000 में ये ग्रंथ रचे गए, यानी 500 वर्ष यहाँ तक आते आते उनको लगे होंगे, यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्य रहे होंगे। 1500 ईसा पूर्व इनका प्रारंभिक काल माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल को इस आधार पे माना जाता है। ठीक, और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि सिंधु सभ्यता है, लगभग 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता है, और सिंधु सभ्यता को ऋग्वैदिक सभ्यता पूर्व वैदिक सभ्यता के पहले माना जाता है। तो हम लोगों ने बात की कि आर्य कौन थे और ऋग्वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल का कालक्रम क्या था, किस आधार पर इस कालक्रम को निर्धारित किया जाता है।